बेटा हमने अपने पिछले वीडियो पर संक्रमण तत्वों डी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ा और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा। आज हम संक्रमण तत्वों के कुछ विशेष गुण पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर या संक्रमण श्रेणियों में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर संक्रमण तत्वों के गुणों में क्या परिवर्तन होता है। तो आवर्त सारणी के आधार पर गुणों में क्या परिवर्तन होता है इसको पढ़ते हैं बाद में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण क्या होते हैं, कहां कहां पर उपयोग में लाए जा सकते हैं और किस प्रकार का नेचर रखते हैं। तो बेटा इसको पढ़ाने के लिए मैंने कुछ आपके सामने नोट्स बना रखे हैं जिसमें से मैं संक्रमण तत्वों के गुण को पढ़ूंगा। पहला नंबर संक्रमण तत्वों के गुण में से क्या है, कहता है समस्त संक्रमण तत्व जो है वो धातुएं हैं। बेटा हर एक संक्रमण तत्व में अगर मैं चेक करता हूं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखता हूं तो मुझे पता चलता है संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पर मिलते हैं। अब क्योंकि लास्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, अतः संक्रमण तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। या तो अष्टक बनाने के लिए वो 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे या वो 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, त्याग दे। क्योंकि संक्रमण तत्व जो है वो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। हम मानते हैं कि सभी संक्रमण तत्व कैसे हैं, धातुएं हैं। अगर संक्रमण तत्व धातुएं हैं तो इनमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का भी गुण क्या होता है, पाया जाता है। तन्यता का मतलब इसको आप पतले तार के रूप में खींच सकते हो। संक्रमण तत्व को लोहे का पतला तार बनाया जा सकता है, चांदी का पतला तार बनाया जा सकता है, सोने का पतला तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता अर्थात इसको हम पीट पीट कर मोड़ भी सकते हैं। तो हर एक मेटल में लगभग अगर मैं देखूं जो क्वाइन मेटल है, जो संक्रमण धातुएं हैं, इन सबको आप तार के रूप में भी चेंज कर सकते हो, पतली चादर के रूप में भी पीट पीट कर बदल सकते हो। मैं सेकंड गुण पर अगर आ जाऊं तो बेटा लिखा है कि जितने भी धातुएं हैं अर्थात संक्रमण तत्व वाली धातुएं हैं, सारी की सारी धातुएं विद्युत और ऊष्मा दोनों के ही चालक होती हैं। आप खुद जानते हो लोहा, सोना, चांदी, तांबा जो है ये सारे के सारे पदार्थ जो हैं ये ऊष्मा के तो चालक होते ही होते हैं और विद्युत धारा के भी चालक होते हैं। कॉपर का वायर बनाया जाता है, क्यों? कॉपर संक्रमण धातु है, विद्युत धारा की चालक है। तो संक्रमण धातु जो होते हैं ये सारे के सारे विद्युत के भी सुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है बेटा, कहता है इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अर्थात अगर आप कोई संक्रमण धातु ले लेते हो, जैसे मैं संक्रमण धातुओं में से अगर बात करूं तो आपने ज्यादातर लोहे का नाम सुना होगा और इसको देखा भी होगा। अगर आप संक्रमण धातुओं की बात करें, कहता है इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्योंकि संक्रमण धातुएं को आपने देखा होगा, आप लोहे के टुकड़े को जब हीट करते हो ये जल्दी से नहीं पिघलता कभी। अगर लोहे के टुकड़े को पिघलाना है आपको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और जब बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तो ही ये पिघल पाएगा। क्योंकि एक हाई टेम्परेचर में ये पिघलता या उबलता है। हमने बताया कि संक्रमण धातुएं जो इनके गलनांक भी उच्च हैं और क्वथनांक भी उच्च हैं। और बेटा जिस भी पदार्थ का क्वथनांक उच्च होगा अर्थात हाई टेम्परेचर पर वो उबलेगा, उसका वाष्पीकरण कम होगा। भाई क्वथनांक होता है किसी द्रव को वाष्प में बदलने की दर। अगर किसी पदार्थ का क्वथनांक बहुत ज्यादा है अर्थात जब उसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो ही वो वाष्प का निर्माण करेगा। क्योंकि संक्रमण धातुओं के गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। जब आप इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ही ये थोड़ी वाष्प बनाएंगे, अल्प मात्रा में वाष्प बनाएंगे। तो कहता है इनका वाष्पीकरण भी कम होता है। अर्थात संक्रमण धातुएं जल्दी से वाष्प के रूप में चेंज नहीं होती हैं, चाहे जितना इनको गर्म कर लिया जाए। आगे आता है 4th नंबर पे, कहता है एस ब्लॉक की तत्वों की अपेक्षा अधिक घनत्व होता है। उसका भी बेटा रीजन हम लोग पढ़ेंगे क्यों होता है। अगर मैं चेक करूं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूं, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट भी एक प्रकार के मेटल ही हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, तो अगर मैं एस ब्लॉक के मेटल्स की कंपैरिजन अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट से करता हूं तो कहता है डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं ये अधिक घनत्व रखते हैं। अब अधिक घनत्व क्यों रखते हैं इसको हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग आवर्त सारणी के आधार पर गुणों का चेंज पढ़ रहे होंगे। फिलहाल अभी आपके लिए केवल इतना गुण कि एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के तत्वों के जो घनत्व होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक होते हैं।
मैं आगे चलता हूं, कहता है मरकरी को छोड़कर शेष सभी तत्व द्रव ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। अगर संक्रमण तत्वों में आप मरकरी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मरकरी को आप छोड़ देते हो, अगर आप मरकरी की बात नहीं करते हो, बाकी जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे मेटल जो है, धातु जो है, वो सॉलिड स्टेट पे पाई जाती है। मरकरी या पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एकमात्र धातु संक्रमण तत्वों में से जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है मरकरी। शेष सभी तत्व कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। तो 5th नंबर कंप्लीट है। मैं 6th नंबर पे आ जाता हूं। कहता है विद्युत धनात्मक होते हैं। बेटा विद्युत धनात्मक तो ऐसे ही पहचान सकते हो आप कि जब भी कोई धातु परमाणु, आपकी पहचान कैसे होती है? जब कोई धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, आप कह देते हो ये धातु है। या आपने पिछली क्लासेस में एक सामान्य सी छोटी सी डेफिनेशन को पढ़ रखा होगा कि धातु वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अगर संक्रमण तत्व भी धातु हैं तो संक्रमण तत्व भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते होंगे। और बेटा आपको पता है जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, परमाणु पर कैसा आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है। जैसे ये कॉपर का परमाणु है, अगर कॉपर का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो बेटा जब कॉपर का एटम 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो कॉपर पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और कॉपर में उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव चार्ज से दिखाया जाता है। अर्थात संक्रमण धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं जिनके कारण उन पर कैसा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। क्योंकि धातुओं पर धनावेश आ जाता है, हम ये कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व विद्युत कैसे होते हैं? धनात्मक, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। आगे मैं चलता हूं। कहता है रंगीन लवण का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब मेरे ये कि जब भी कभी कोई संक्रमण धातु किसी साल्ट का निर्माण करती, किसी कंपाउंड का निर्माण करती है, अगर उस कंपाउंड को हम वाटर पे डिसॉल्व करके देखते हैं तो हमें कलरफुल सॉल्यूशन मिलता है। जैसे मैं इसी की बात कर दूं, कॉपर का ही एक साल्ट मुझे पता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर जो है वो अपना एक सॉल्ट बनाकर तैयार करता है, लवण बनाकर तैयार करता है, जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। कॉपर सल्फेट ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप जैसे ही इस सॉलिड को वाटर पे डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो, बेटा ये ब्लू कलर देने लगता है। इसका मतलब है कॉपर एक ऐसी संक्रमण धातु है जिसके लवण का अगर मैं विलयन बना लेता हूं तो वो आपको कलरफुल मिलता है। ध्यान रखने वाली बात है, संक्रमण तत्व लगभग जितनी भी होंगी वे सभी कलरफुल सॉल्यूशन ही बनाएंगे अपने साल्ट का। कुछ धातुएं अपने साल्ट का सॉल्यूशन जो है वो कलरफुल नहीं बना पाती हैं, कोई कलर नहीं होता। ये तब होता है अगर कोई धातु अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रखती है। अर्थात मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया धातु का, और धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर मुझे उस पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो फिर मैं कह दूंगा इस पर कोई कलर नहीं होगा, इस साल्ट के सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं होगा। लेकिन अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उस धातु के सॉल्ट सॉल्यूशन का कोई ना कोई कलर होगा। तो क्योंकि संक्रमण तत्वों में जो मैं देखता हूं सब में लगभग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण सभी धातुएं लगभग कैसी होती है? किसी ना किसी कलर को रिप्रेजेंट करती हैं अपने सॉल्ट सॉल्यूशन पर। मैं आगे आता हूं, लगता है 8th नंबर पर कि परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। मैं 2-4 कंपाउंड बता दूं। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड बेटा लिखा है FeCl2 और मेरे पास एक कंपाउंड और लिखा है FeCl3। अगर मैं FeCl2 को आयंस में ब्रेक करने की कोशिश करता हूं, ये 2 प्रकार के आयन प्रोड्यूस करता है, एक Fe++ एंड 2Cl-। और मैं FeCl3 को अगर 2 आयनों में, इसको आयनों में ब्रेक करता हूं, दिस इज Fe++ एंड 3Cl-। मैं क्या देखता हूं? दोनों Fe हैं, मैं समझ रहा हूं इस बात को। लेकिन Fe में एक Fe ने डबल पॉजिटिव चार्ज बनाया है, एक Fe ने ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज बनाया है। अर्थात इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग है, ये अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था है, ये अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था है। या दूसरे शब्दों में यहां Fe की संयोजकता 2 है और यहां उसी एलिमेंट की संयोजकता 3 है। क्योंकि एलिमेंट एक है
और उसकी संयोजकताएं अलग अलग हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो गई, यहां ऑक्सीकरण संख्या है +2 और यहां ऑक्सीडेशन स्टेज अगर मैं देखता हूं तो +3, क्योंकि +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एलिमेंट की +2 सेम एलिमेंट की +3 ऑक्सीकरण अवस्था चेंज होती है। मैं कह सकता हूं ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती है। यह केवल Fe का ही केस नहीं है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स का है। अगर मैं टिन की बात करूं तो टिन के 2 प्रकार के कंपाउंड आते हैं, SnCl2 एंड SnCl4। मैं इन दोनों पे चेक करूं तो एक जगह Sn++, एक बार Sn4 पॉजिटिव चार्ज रखता है। अभी आप सोच लो, एक जगह ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और दूसरी जगह ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई, परिवर्तित हुई, परिवर्तित हो सकती है। इसलिए मैंने लिखा कि ऐसे तत्व जो संक्रमण तत्व हैं अपनी ऑक्सीकरण संख्या को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं, मैं इसमें से एक गुण और बता दूं। अगर कोई भी तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या को चेंज कर सकता है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो फिर बेटा वो पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है। हम ऐसे ही कैटलिस्ट को यूज में ही लाते हैं जो रिएक्शंस के बेसिस पर रिएक्शन होने के दौरान जरूरत के हिसाब से अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर दे। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो जरूरत के हिसाब से, रिएक्शन की जरूरत के हिसाब से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेज को चेंज कर सकता है, ऐसा पदार्थ किसका कार्य कर सकता है, उत्प्रेरक का। तो मैंने उत्प्रेरक वाला नंबर पहले पढ़ दिया। आगे बात आती है मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। बिल्कुल बेटा सभी को पता है, लोहा, तांबा, चांदी, सोना सब मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं और मिश्र धातु बनाते हैं। इसलिए मैं, ये तो आसान सा नंबर था अगर मैं इसकी बात करूं। मैं नेक्स्ट नंबर पे चलता हूं। कहता है इनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। बेटा सामान्य सी बात है, किसी भी यौगिक को ले लीजिए। मैंने FeCl2 को लिया, मुझे पता है यहां Fe++ चार्ज स्टेज में है। अगर मैं Fe++ चार्ज स्टेज में, Fe का परमाणु क्रमांक 26 लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन बचे 24। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं और Fe++ चार्ज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाने पर हम बताएंगे संक्रमण तत्वों के यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना मिलता, संक्रमण तत्वों के यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं। लेकिन अभी आप चेक करोगे, कभी किसी भी कंपाउंड में आप चेक करो, Fe++ की स्टेज में चेक करो, चाहे Fe+3 की स्टेज में चेक करो, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पदार्थ अनुचुंबकीय होगा। मुझे 2 चीजें पता चली, देखो मैं अगर आपको बताऊं, एक रंगीन लवण और एक अनुचुंबकत्व का गुण। लवण का रंगीन होना और पदार्थ का अनुचुंबकीय होना, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। अगर पदार्थ में उस तत्व के परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो फिर यौगिक जो है वो रंगीन भी होगा और यौगिक जो है वो अनुचुंबकीय भी होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो लवण रंगीन भी नहीं होगा और लवण अनुचुंबकीय भी नहीं होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस कंपाउंड को अनुचुंबकीय और रंगीन बनाती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस कंपाउंड को प्रतिचुंबकीय और रंगहीन बनाती है। इस बात को बहुत ध्यान से आपको अपने पास रख लेना है। मैं लास्ट नंबर पे अगर चलता हूं कि संकर लवण का निर्माण करते हैं। बिल्कुल बेटा, जैसे ही कोई भी संक्रमण तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, संक्रमण तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन के लूज करने पर इस बात को देखा गया कि संक्रमण तत्व का आकार बहुत ही घट जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। एकदम से एक बड़े आकार से एक छोटे आकार में चेंज हो गया और छोटे आकार में चेंज हो गया तो आप ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का नेचर भी क्या हो गया, बढ़ गया। और जिसके कारण एक संक्रमण तत्व संकर यौगिकों का या संकर लवण का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। तो बेटा ये गुण हो गए किसी भी संक्रमण तत्वों में जो विशेष गुण पाए जाते हैं, मैंने उन चीजों को पढ़ा। अब मैं संक्रमण तत्वों के लक्षणों का परिवर्तन पढ़ूंगा। संक्रमण तत्वों के लक्षणों का परिवर्तन का अर्थ है मैं इस बात को पढ़ूंगा कि अगर मैं किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलता हूं तो संक्रमण तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन क्या होता है, क्या क्या चेंज आते रहते हैं। या मैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर चेक करूंगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर संक्रमण तत्वों में क्या परिवर्तन आया, अप टू डाउन आने पर संक्रमण तत्वों में क्या परिवर्तन आया, तो मैं उन चेंजमेंट को पढ़ूंगा अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। तो बेटा मैं इस चीज को मिटा देता हूं
अब हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के आधार पर संक्रमण तत्वों के गुणों में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं और उन परिवर्तनों का कारण क्या है। तो बेटा मैं इस हिस्से को मिटा देता हूं, आप नोट कर लें इसको। तो बेटा अब हम आवर्त सारणी के आधार पर संक्रमण तत्वों के गुणों में परिवर्तन को पढ़ेंगे कि संक्रमण तत्वों का गुण किस प्रकार से चेंज होता है, यह संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है, ये गुणों को अपने किस प्रकार से चेंज करता है। इस बात को समझाने के लिए मैंने पीरियोडिक टेबल का कुछ हिस्सा बना रखा है, जिसमें से आपको केवल इतनी बात समझनी है कि पीरियोडिक टेबल 4 भागों में डिवाइडेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जिसमें से मुझे ना तो एस ब्लॉक की बात करनी, ना पी ब्लॉक की, ना एफ ब्लॉक की, क्योंकि एफ ब्लॉक का कोई काम नहीं है। मैं इस हिस्से को मिटा देता हूं। हम लोगों को केवल डी ब्लॉक, आपकी आवर्त सारणी में बने हुए कुछ इस प्रकार के हिस्से के अंदर जितने भी एलिमेंट रखे हैं, हम आज केवल उनकी बात करेंगे और उनमें से भी पहले बात करेंगे हम लोग की संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से चेंज होती है। अच्छा, परमाणु त्रिज्या यह भी है कि अगर कोई परमाणु गोलाकार है और अगर उस गोलाकार परमाणु की त्रिज्या छोटी है तो परमाणु का आकार भी छोटा होगा, लेकिन अगर उसी गोलाकार परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है तो बेटा उस परमाणु का आकार भी अधिक होगा, बड़ा होगा। इसका अर्थ है कि परमाणु का आकार जो है वो डिपेंड करता है परमाणु की त्रिज्या पर। आप ऐसे भी समझ सकते हो किसी भी गोले का आकार डिपेंड करता है उस गोले की त्रिज्या पर। गोले की त्रिज्या कम, आकार छोटा, गोले की त्रिज्या बड़ी, आकार उतना ही बड़ा। तो किसी भी परमाणु की त्रिज्या होती क्या है और इसको ज्ञात करने के 2 नियम, चेंज होने के 2 नियम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा परमाणु त्रिज्या होती क्या है। बेटा मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा, देखो क्या कि किसी परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। नाभिक में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज विद न्यूट्रॉन, अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके उस एटम के न्यूक्लियस में अवेलेबल रहते हैं और उस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ सेल्स बनी होती हैं, कुछ कक्षाएं बनी होती हैं जिन क्लासेस पे इलेक्ट्रॉन रनिंग करता है, दौड़ता रहता है। हर क्लास पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित है, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन रनिंग नहीं कर सकते हैं। अब मैं क्या सोचता हूं, परमाणु के सबसे पहली बात अगर हमें उस परमाणु की त्रिज्या कहता है क्या है, तो बेटा मैं क्या सोचता हूं, क्या इस परमाणु की त्रिज्या ये है या इस परमाणु की त्रिज्या ये है या परमाणु की त्रिज्या यहां तक है। तो बेटा अगर मैं पूरे परमाणु की बात करूं तो पूरे परमाणु की त्रिज्या ये छोटी वाली डिस्टेंस द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती, इस डिस्टेंस द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन इस पूरे परमाणु की त्रिज्या इस डिस्टेंस के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। अर्थात परमाणु की त्रिज्या यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक गई। मैं इसको बताऊं ये क्या है, ये परमाणु का नाभिक है और ये उस परमाणु की बाहरी कक्षा है, आउटर मोस्ट सेल है। अगर मुझसे कोई परमाणु की त्रिज्या पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, किसी परमाणु के नाभिक और उस परमाणु की बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को ही परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है कि किसी एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है आप उसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अगर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ जाएगी, मैंने माना कि एटॉमिक रेडियस अब यहां से नहीं यहां तक है, तो बेटा आप उस हिसाब से सोचो एटम का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस के बेसिस पर ही आप किसी भी एटम के साइज को बता सकते हो। तो परमाणु त्रिज्या हो गई, परमाणु त्रिज्या के हिसाब से मैं एटम के साइज को भी बता सकता हूं। अब मैं ये जान गया एटॉमिक रेडियस चेंज होने पर एटम का साइज भी चेंज होगा। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अगर हम किसी संक्रमण श्रेणी में लेफ्ट टू राइट जाएं, बाएं से दाएं ओर जाएं, तो बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर एटॉमिक रेडियस पर क्या चेंज आता है। तो बेटा मैं देखो कुछ एलिमेंट्स को लिखता हूं। अगर मैं फर्स्ट संक्रमण श्रेणी को देखूं, यहां स्कैंडियम था, फिर बेटा कुछ दूरी पर टाइटेनियम था, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर डैश डैश ऐसे एलिमेंट ना जाने कितने थे, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, मैं कुछ एलिमेंट्स की बात करता हूं। स्कैंडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा किया जाए, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, इतना होता है कुछ 2, 8, 2, 9।
टाइटेनियम का देखा जाए 2, 8, 10, 2। वेनेडियम को अगर मैं चेक करता हूं 2, 8, 11, 2। और मैं अगर क्रोमियम को चेक करता हूं 2, 8, 13, 2। तो 13, 1। अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स को चेक करूं, अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आपको कुछ एलिमेंट ऐसे रखे दिखाई देंगे, डैश डैश, लास्ट में यहां कहीं जिंक होगा। तो मैंने संक्रमण तत्वों की श्रेणी में से लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स को लिख लिया है। अभी आज चेक करोगे बेटा, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस है। इस एटम को अगर मैं बनाना चाहूं, इस एटम को दिखाना चाहूं, तो न्यूक्लियस, इसके चारों कितनी कक्षाएं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, अर्थात 1, 2, 3, 4 सेल्स होंगी। इसमें भी बेटा नाभिक के चारों ओर 1, 2, 3, 4 सेल होंगी। इसमें भी नाभिक के चारों ओर 4 सेल होंगे, और इसमें भी नाभिक के चारों ओर 4 सेल होंगे। मतलब हर एक एटम पर कैसे सेल हैं, 4 सेल। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर पहली चीज, किसी भी एटम को आप ले लोगे, उस एटम में नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं होता। अगर इसमें 4 कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन का वितरण है, तो बेटा इसमें भी 4 कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन का वितरण है, इसमें भी 4 कक्षाओं का पर इलेक्ट्रॉन का वितरण। मैं तो कहता हूं शुरुआत से लेकर डी ब्लॉक जहां पर समाप्त नहीं हो जाता, यहां तक श्रेणी में हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 4 सेल ही आपको मिलते रहेंगे। और एक बेटा नियम है, जब कभी किन्हीं 2 एलिमेंट्स में कक्षाओं की संख्या समान हो, अर्थात सेल्स सेम संख्या में अवेलेबल हो, 4 कक्षाएं अवेलेबल हैं सभी में से, तो कम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का आकार बड़ा और अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का आकार छोटा होता है। अभी मैं अगर कंपेयर करता हूं अपने हिसाब से, इसमें भी 4 सेल हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 21। इसमें भी 4 सेल हैं, 22 इलेक्ट्रॉन, 4 सेल 23 इलेक्ट्रॉन, एंड 4 सेल 24 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर कक्षाएं समान हैं, इसलिए कम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का आकार बड़ा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे परमाणु का आकार उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो बेटा एक ये रूल सबसे पहले बात याद रखनी है, अगर किन्हीं 2 एलिमेंट्स का समान कक्षाओं तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाता है, तो जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है उसका आकार बड़ा, और जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है उसका आकार छोटा। उस बेसिस पे अगर मैं चेक करूं तो स्कैंडियम का आकार सबसे बड़ा होना चाहिए, टाइटेनियम का थोड़ा सा छोटा, वेनेडियम का उसका छोटा, क्रोमियम का और छोटा और छोटा और छोटा। साइज में कुछ इस प्रकार का चेंज आना चाहिए, और ये साइज का चेंज है पी ब्लॉक में तो और छोटा हो जाता है और एस ब्लॉक में और भी बड़ा हो जाता है। लेकिन एस ब्लॉक को मुझे पढ़ना नहीं है, अभी हमें पढ़ना किस ब्लॉक को है, डी ब्लॉक को। तो मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूं। अब बेटा बात कभी कभी ऐसी आ जाती है कि सर जी मैं ये ना समझ पाया कि स्कैंडियम का भी 4 कक्षाओं तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गया, क्रोमियम का भी 4 कक्षाओं तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गया, लेकिन आपने ये क्यों कह दिया कि इसका आकार बड़ा इसका आकार छोटा। तो मैं बताऊं बेटा, इसमें 21 इलेक्ट्रॉन और नाभिक में 21 प्रोटॉन है। इस एलिमेंट में नाभिक में 24 प्रोटॉन और कक्षाओं पर 24 इलेक्ट्रॉन है। अभी आप खुद सोच के देखिएगा, 21 प्रोटॉन और 21 इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल, यहां पर 24 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल, यह अट्रैक्शन फोर्स कहां ज्यादा होगा। तो 21 इलेक्ट्रॉन 21 प्रोटॉन के बीच का आकर्षण बल कम होगा, और जब अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल कम होगा तो एटम का साइज बड़ा। और क्योंकि यहां 24 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन के मध्य अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ज्यादा पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और जब ज्यादा पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो यह अट्रैक्शन फोर्स और स्ट्रांग होगा, और अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से एटम अपने साइज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर लेता है। क्योंकि आपने पिछली क्लास पे भी पढ़ा था, जब नाभिक के आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आने लगेंगे और परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा।
तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में इंक्रीजमेंट आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे ही बढ़ते हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है, और आकर्षण बल के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अंदर की ओर खींच लेता है और परमाणु का आकार घटने लगता है। तो परमाणु का आकार, सबसे पहले आप क्या समझे कि अगर मैं किसी भी संक्रमण श्रेणी में लेफ्ट टू राइट चलूंगा, लगातार एटम का साइज कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मैं केवल परिवर्तन लिखूंगा, मैं इसका रीजन नहीं बताऊंगा, रीजन मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। तो हम क्या लिखेंगे, किसी भी संक्रमण श्रेणी में, किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर परमाणुओं की त्रिज्याएं क्रमशः घटने लगती हैं, क्रमशः घटने लगती है। अब बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि परमाणु की त्रिज्या घट रही है, परमाणु की त्रिज्या घट जाने पर परमाणु का आकार भी क्या हो जाता है, घट सकता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अतः परमाणु का आकार भी घटने लगता है, अतः परमाणु का आकार भी घटने लगता है, घटने लगता है। अब ये तो केवल क्रमिक परिवर्तन तब हुआ जब आप प्रथम संक्रमण श्रेणी में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं सोचूं स्कैंडियम के नीचे रखे एलिमेंट, इट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम, मैं इन एलिमेंट्स की बात करने लगूं कि संक्रमण श्रेणी में, अगर संक्रमण तत्वों में मैं ऊपर से नीचे की ओर जब आता हूं, उस समय आकार में क्या चेंज होता है, उसको अगर मैं पढ़ना चाहता हूं तो मैं उसके आकार को भी चेंज को पढ़ाता हूं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि एटम का साइज कब डिक्रीज हुआ। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर कई एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम सेल तक जा रहा है, 4 कक्षाओं, 4 क्लास सेम सेल तक जा रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एटम छोटे साइज में रहेगा और कम इलेक्ट्रॉन वाला एटम बड़े साइज में रहेगा। अब मैं आता हूं कि अगर संक्रमण तत्वों में मैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर अगर चलता हूं, अप टू डाउन निकलता हूं, स्कैंडियम से इट्रियम, इट्रियम से लैंथेनम और एक्टिनियम के गुणों का लगातार अध्ययन करता हूं, उस समय एटॉमिक रेडियस, परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन आएगा। तो बेटा मैं इसको चेक करता हूं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख रखा था, आपको याद होगा, लास्ट में कुछ इस प्रकार से था कि 3d1 4s2। अगर मैं इट्रियम का चेक करता हूं तो कुछ था 4d1 5s2। अगर मैं लैंथेनम को चेक करता हूं था 5d1 6s2। और अगर मैं एक्टिनियम की बात को चेक करता हूं Ac को, तो 6d1 एंड 7s2। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था। बेटा ध्यान रखने वाली बात है, अब हम गुणों में परिवर्तन पढ़ रहे हैं, संक्रमण तत्वों के गुणों में आकार का परिवर्तन पढ़ रहे हैं जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं संक्रमण तत्वों में। अभी सोचो, स्कैंडियम के फिगर को बनाने के लिए मैंने आउटर मोस्ट सेल को देखा, अर्थात स्कैंडियम को जब मैं बनाऊंगा, स्कैंडियम में बाहरी कक्षाएं कितनी हैं, 4। आपको 4 सेल बनानी पड़ेंगी, ठीक है। इसको देखकर बनाया। इट्रियम कितनी सेलों से बना है, 5। तो इट्रियम के लिए मैं थोड़ा सा बेटा फिगर नीचे 1 2 3 4 और बेटा 5। लैंथेनम की बात होगी बेटा, मैं लैंथेनम को साइड में थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं। लैंथेनम में कितनी सेल्स बनानी है, 6 सेल्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज लैंथेनम। एंड एक्टिनियम पर अगर मैं चेक करता हूं 7 सेल्स मुझे बनानी पड़ेगी, तब एक्टिनियम का एटम को मैं बना पाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं चेक करता हूं, खुद समझ 4th क्लास तक था, एटम का साइज छोटा था,
एक क्लास बढ़ गई, एटम का साइज बड़ा हो गया, 6 क्लास हो गई और एटम का साइज बड़ा हो गया, 7 क्लास पे पहुंच गया, एटम का साइज और बड़ा हो गया। अब आप खुद बता सकते हैं कि अगर मैं संक्रमण तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर आऊंगा, एटॉमिक रेडियस का परिवर्तन क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एटम का साइज बढ़ेगा, या एटॉमिक रेडियस घटेगी, एटम का साइज घटेगा। तो बेटा आप सभी को दिख रहा है, क्योंकि लगातार एक आउटर मोस्ट सेल एक्स्ट्रा ऐड होती चली जा रही। 4 कक्षाएं थी, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, इसलिए लगातार एटम का साइज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, अर्थात ये एटम बड़ा रहा, उससे भी बड़ा एटम, उससे भी बड़ा एटम और उससे भी बड़ा एटम। तो अब एटम पर आपको 2 चीजें ध्यान रख लेनी है। शायद मैं बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके इस बात को नहीं बताऊंगा कि कब किस एटम का साइज बड़ा और या कब किस एटम का साइज छोटा होता है। आप सभी को बस इतनी बातें याद रखनी है, लेफ्ट टू राइट पे साइज घटता है एटम का और अप टू डाउन पे साइज बढ़ता है। और जैसे ही आप एटम के साइज को जान जाओगे, मैं बहुत सारे गुणों को एटम के साइज के बेसिस पर ही बता डालूंगा। तो मैं क्या एक और बात बताऊंगा कि ऊपर से नीचे आने पर एटम के त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। तो मैं लिखता हूं संक्रमण तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर संक्रमण तत्वों के परमाणुओं की त्रिज्याएं, संक्रमण तत्वों के परमाणुओं की त्रिज्याएं, परमाणुओं की त्रिज्याएं क्रमशः अर्थात क्रम से घटती हैं, बढ़ती हैं। तो बेटा ये संक्रमण तत्वों में आकार का क्रमिक परिवर्तन हो गया। अब आकार में क्रमिक परिवर्तन को आपको इस फिगर को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना है, जिस फिगर को मैं केवल छोड़ता हूं। अच्छा, एक चीज इसमें से और बता सकते हैं, अगर इधर के एटम का साइज बड़ा और राइट साइड पे एटम का साइज छोटा होता चला गया, तो आप खुद सोचो, इधर आकार छोटा हो रहा है, डी ब्लॉक के बाद आता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के परमाणुओं का आकार क्या होगा? डी ब्लॉक से भी छोटा होगा। अगर मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात करता हूं, इधर तो आकार बढ़ रहा है, अर्थात जब आप एस ब्लॉक में आओगे उन एटम्स का आकार तो और भी बड़ा होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, एस ब्लॉक के एटम करस्पॉन्डिंग एटम का साइज डी ब्लॉक के एटम से बड़ा और पी ब्लॉक के एटम का साइज डी ब्लॉक के एटम से छोटा होता है। हालांकि यह गणनाएं आपको अपने हिसाब से भी आनी चाहिए, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे। मैं इस फिगर को मिटाता हूं और इसके बाद जो फिगर बचता है उस पर बात करते हैं। अब इस पर फिगर पर बात क्या की जाए, आपके सामने कुछ स्फेरिकल शेप बने हुए हैं, जिसमें से आप हमेशा याद रखोगे, आवर्त सारणी में किसी भी एलिमेंट्स की बात हो, चर्चा हो, ऊपर से नीचे आने पर उनके आकार बढ़ते हैं और लेफ्ट टू राइट जाने पर आकारों में क्या आती है? कमी आती है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हो। अब बेटा बात आती है परमाणु त्रिज्या के बाद, अगर मैं चेक करूं तो बात आ जाती है आयनिक त्रिज्याओं की। तो आयनिक त्रिज्याओं की भी बात होगी बेटा। तो मैं इस बात को मिटा देता हूं और अब बात करेंगे आयनिक त्रिज्या क्या होती है। आयनिक त्रिज्या, या जिसको आयनिक रेडियस के नाम से भी जानते हैं बेटा, बड़ा आसान से। परमाणु त्रिज्या किसको कहते थे? किसी भी परमाणु की त्रिज्या को परमाणु त्रिज्या कहा। और आयनिक रेडियस किसको कहते हैं? किसी भी आयन की त्रिज्या को आयनिक रेडियस कहते हैं। अब आयन कैसे बनता है? आयन 2 प्रकार से बनता है, या तो तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो आयन बनाएगा, ऋणायन, उसकी त्रिज्या, या तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, धनायन बनाएगा और उस धनायन की त्रिज्या। क्योंकि संक्रमण तत्व सबके सब धातु हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसका मतलब हमें धनायन की ही त्रिज्या पढ़नी है। मैं एक बात करता हूं अभी इस चीज से।
मुझे कॉपर नाम का एलिमेंट याद है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, और मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2,8, 18,1 9 19,1 1:2, 2:2, 2p6 3:, हाँ ठीक है, 2,8, 19,1 ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। फिर ये, लेकिन ये तो कॉपर के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब मैं कॉपर के आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं। कॉपर के आयन का मतलब 29 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब पॉजिटिव आयन बना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8, 19। मैं और चेक करूंगा, कॉपर का एक आयन और अवेलेबल है Cu++, अर्थात अब इस बार कॉपर ने एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। अब क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,8, 18। मैं इन तीनों का फिगर बना के दिखाता हूं। इसमें कॉपर के चारों ओर कितनी कक्षाएं बनाई जाएंगी, 4, 1, 2, 3, 4। तो मैंने कॉपर के चारों ओर, कॉपर का ये नाभिक हो गया, 4 कक्षाएं बना, 2, 3, 4। फिर कॉपर प्लस चार्ज का अगर बनाएंगे तो नाभिक के चारों ओर कितनी क्लासेस, 3, 1, 2, 3। अब मैं कॉपर डबल प्लस का बनाऊंगा तो नाभिक के चारों ओर फिर से 3 क्लासेस, 1, 2, 3। अब बेटा इसमें से मैं कैसे पहचानूं कि इसमें से किस कॉपर के परमाणु की त्रिज्या छोटी है या आयन की त्रिज्या छोटी है, मैं इसको चेक करूंगा। बेटा आप पहले तो कॉपर और Cu++ को चेक करोगे। Cu++ में 4 क्लासेस थी और Cu+ में 3 क्लासेस है, और क्योंकि Cu+ में क्लासेस 3 हैं तो बेटा आप समझते हो 4 क्लासेस वाला एटम बड़े आकार का होगा और 3 क्लासेस वाला एटम का साइज छोटा होगा, अर्थात ये Cu का है, ये Cu+ का है। तो संक्रमण धातुओं के आयन का जो आकार है वो परमाणु के आकार से छोटा है। अब मैं Cu++ को चेक करने की कोशिश करूं, Cu++ में होता क्या है, तो बेटा Cu++ को, क्योंकि ये आयन है, इसका मेथड दूसरा चलेगा। परमाणु का मेथड तो आपने पढ़ लिया था, सेम कक्षाओं पर क्या था, कम इलेक्ट्रॉन वाले का आकार बड़ा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले का आकार छोटा। लेकिन बेटा आज कंपेयर आयन और आयन के बीच का है। अब हमें इन दोनों आयनों के आकार को चेक करना है, तो अब रूल आयन से आयन के बीच का लगेगा। बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान सा आपको लगेगा। मैंने कॉपर का नाभिक बनाया, आप सभी जानते हो कॉपर के नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन 29 होते हैं, लेकिन क्योंकि Cu+ चार्ज 1 है, अर्थात अब इलेक्ट्रॉन इसमें 29 नहीं, प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन बचे हैं 28। अच्छा Cu++ में यही बात की जाए तो नाभिक में प्रोटॉन तो 29 रहेंगे, वो तो बाहर निकलते नहीं। Cu++ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अर्थात इलेक्ट्रॉन अब 29 से हो गए हैं 27। अभी आप सोचो 29 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ये 28 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। यहां पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और यहां पर भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कौन सा नाभिक इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अंदर की ओर खींच ले जाएगा। 29 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अंदर की ओर खींच सकते हैं। इधर 28 लोग लगे हैं खींचने में, इधर 29 लोग लगे हैं खींचने में, अंदर की ओर खींच कर आएगा, अर्थात एटम का साइज छोटा होगा। इधर 27 लोग हैं और अंदर 29 लोग हैं, इसको भी अंदर की ओर खींचा जाएगा, ये भी अंदर की ओर रिड्यूस होगा। ज्यादा खिंचाव कहां रहेगा, तो ज्यादा खिंचाव रहेगा यहां, जहां 29 लोग अंदर हैं और 27 लोगों को अंदर की ओर खींच रहे हैं, यहां एटम ज्यादा अंदर की ओर आकर्षित होगा और परमाणु का आकार और भी कैसा हो जाएगा, छोटा। तो सबसे बड़े आकार का आयन, उससे छोटा आयन और उससे भी छोटा आयन। अभी मैं क्या समझता हूं, यहां ऑक्सीकरण अवस्था कॉपर की 0 थी, कोई प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं। यहां ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गई, आकार घट गया। यहां ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई, आकार घट गया।
तो मैं क्या बताऊंगा कि जब भी किसी आयन में किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है 0 से 1, 1 से 2, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर आयन का आकार कैसा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे कि जब भी किसी आयन में आयन का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, संक्रमण तत्वों में आयन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर आयन का आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या मैं बताऊंगा, संक्रमण, या मैं ऐसा लिख सकता हूं किसी संक्रमण श्रेणी में, किसी संक्रमण श्रेणी, या ऐसा लिखते हैं संक्रमण तत्वों, संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर उन तत्वों की आयनिक त्रिज्या, उन तत्वों की आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती है। तो आयनिक रेडियस जो होती है वो लगातार डिक्रीज होती है। मैं किसी दूसरे पर भी ऐसी चीज को बता सकता हूं। कैसे? मैं Fe+2 और एक कंपेयर करेंगे Fe+3 के बीच, चेक करेंगे इनमें से किस आयन का साइज सबसे छोटा है, किसका बड़ा आया है। बेटा Fe को मैं चेक करूं तो यहां न्यूक्लियस में 26 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सॉरी, और आउटर मोस्ट सेल में को पूरे सेल्स को मिलाकर 26 इलेक्ट्रॉन। यहां चेक करना है, न्यूक्लियस में तो 26 प्रोटॉन रहेंगे लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अर्थात अब सेल्स में 24 इलेक्ट्रॉन। इसमें चेक करेंगे न्यूक्लियस में तो 26 ही रहेंगे, सेल्स को मिलाकर 23 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 26 थे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 23 बचे। अब आप खुद सोच सकते हो, यहां 26 लोगों को अंदर की ओर खींच रहे हैं, यहां 26 लोग 24 लोगों को अंदर की ओर खींच रहे हैं, या 26 लोग 23 लोगों को अंदर की ओर खींच रहे हैं। या आप समझ सकते हो इन लोगों को एक रस्सी दे दी गई है, ये जो अंदर लोग हैं ये बाहर के लोगों को अंदर की ओर खींचेंगे और बाहर के लोग इसको बाहर की ओर ले जाएंगे। यहां 26 लोग अंदर की ओर खींच रहे हैं और 24 लोग बाहर की ओर खींच के ले जाने की कोशिश करते हैं। यहां 26 लोग अंदर की ओर, 23 लोग बाहर की ओर खींच ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी आप सोचो, इसमें अट्रैक्शन फोर्स मिला जुला रहेगा, ये एटम का एक्चुअल साइज रहेगा। इसमें क्योंकि बाहरी लोगों की संख्या घट गई, अर्थात अगर ये एटम जिस साइज का था अब बाहरी लोगों की संख्या कम हो गई है, तो ये सब कहां की ओर आ जाएंगे, अंदर की ओर आ जाएंगे, एटम का साइज घट जाएगा, आयन का साइज कम हो गया। और यहां तो बाहरी लोगों की संख्या और भी कम है, अर्थात ये और अंदर की ओर खींचेंगे और आयन का साइज और छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हुई, +2 से +3 हुई, ऑक्सीकरण संख्या में तो चेंज आया, वृद्धि हुई, लेकिन आयन का साइज कैसा होता चला गया, छोटा होता चला गया, आयन का साइज डिक्रीज हो गया। इस बात को बेटा ऐसे भी लोग पढ़ लेते हैं, अब इतना लंबा उनको नहीं देखना होता है, तो बस एक बात कह लेते हैं, जब नाभिक का आवेश बढ़ता है, देखो नाभिक का आवेश 26 पे था, बैलेंस हो गया, मैं मान लेता हूं। यहां पे नाभिक का आवेश अब 24 के अपेक्षा 26 है, यहां नाभिक का आवेश 23 की अपेक्षा 26 है। नाभिक का आवेश बढ़ता है, त्रिज्या कम होती है, और जब इलेक्ट्रॉन का आवेश कभी बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगी। तो मैं आखिरी लाइन में एक इंपॉर्टेंट बात लिखे देता हूं नोट पर। क्या लिखते हैं? नाभिकीय आवेश परमाणु या आयनिक त्रिज्या को बढ़ा देता है, आयनिक त्रिज्या को बढ़ा देता है। और मैं ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर में क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रॉनों का आवेश जब बढ़ेगा साइज बढ़ जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों का आवेश परमाणु या आयनिक त्रिज्या को घटा देता है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखिए। जब परमाणु का नाभिक चार्ज बढ़ता है तो बेटा फिर एटम का साइज छोटा होता चला जाता है या आयन का भी साइज छोटा होता जाता है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अर्थात बाहर रखे इलेक्ट्रॉन का आवेश बढ़ता है, एटम का साइज बड़ा होता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आवेश किसका था? इसका आकार सबसे बड़ा, इसके बाद दूसरे नंबर पे इसका थोड़ा सा कम, तो आकार थोड़ा सा कम, इलेक्ट्रॉनिक आवेश और कम हुआ, आकार और कम हो गया। तो बेटा ये परमाणु ये त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के विषय में आवर्त सारणी के हिसाब से संक्रमण तत्वों का परिवर्तन है। बेटा संक्रमण तत्वों के बहुत सारे अभी ऐसे गुण हैं जिसका हमें आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग चेंजमेंट को पढ़ना है। आवर्त सारणी के आए हुए उन चेंजों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, धन्यवाद।